तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। ठीक, इसे आप कृषि का जन्म स्थल भी कह सकते हैं, एशिया को ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है कि एशिया की अधिकाधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इस महाद्वीप में कृषि का विकास सर्वप्रथम हुआ। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप धरातल जो है कृषि का जन्म स्थल है। एशिया महाद्वीप में विशाल नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी है, इसीलिए कृषि योग्य भूमि अधिक पाई जाती है और यहाँ की जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी हुई है या व्यवसाय की अधिकता है। एशिया की कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग 92 करोड़ हेक्टेयर है। इस महाद्वीप की लगभग 200 करोड़ अथवा 53% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। इस प्रकार एशिया में सामान्यतः एक कृषक के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि आती है। संसार के किसी भी महाद्वीप में इतनी अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न नहीं है जितनी एशिया में। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रमुख कृषि हर देशों में कृषि कार्य में लगी जनसंख्या तथा भूमि का औसत निम्न प्रकार है। अब देख सकते हैं ये जो है ये देश हैं और ये कृषि में लगी जनसंख्या का प्रतिशत है कि कितने प्रतिशत कृषक जो है कृषि में लगे हुए हैं, कितने परसेंट कृषक कृषि में लगे हुए हैं। अब देखिए ये है कृषि में लगी भूमि कि जितना भी हमारे संसार में हम एशिया पढ़ रहे हैं ना, कि एशिया में जितनी भूमि है, पूरी जितने भी हमारा क्षेत्रफल है एशिया का, और जितनी भूमि है उसमें से कितनी भूमि जो है कृषि के लिए किया जाता है, उसमें कृषि की जाती है। अभी ये है जो लाख हेक्टेयर में है। ठीक, अगर मैं 168 यानी 168 अगर हम कहें तो 168 लाख हेक्टेयर जो है भूमि कृषि में लगी हुई है। अब देखिए थाईलैंड में कितना है, 74% जो है कृषक लगे हुए हैं कृषि में, और 168 लाख हेक्टेयर जो है भूमि कृषि के लिए यूज़ किया जा रहा है थाईलैंड में। पाकिस्तान में देखिए सेम वैसे ही। और बांग्लादेश, भारत में कितना है 70%, और कितनी जो भूमि लगी हुई है 1470। ठीक, ये टर्की है 46 और 235। म्यांमार जो है 67 और 178। ठीक, लाख हेक्टेयर जो भूमि है कृषि में लगी हुई है। कृषि में लगी हुई नहीं, कृषि के लिए जो है भूमि उपयोगी है तभी उसे लगाया गया है। ऐसे ही नहीं कि उठा के लगा दिए किसी भी बंजर भूमि को, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि आपका मन किया हाँ चलो उठा के इसको लगा देते हैं तो ये इस पे कृषि हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, उसके लिए भी कुछ उपजाऊ शक्ति उर्वरता की ज़रूरत पड़ती है, देख ताक के ही हम करते हैं। तो सेम वैसे ही अब ये इंडोनेशिया, इसमें 66% कृषक और 179। फिर चीन, ठीक है, ईरान, जापान, श्रीलंका, फिलीपाइन, अफगानिस्तान। ठीक, 56 और 79। एशिया की कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अनेक देशों के कृषि पदार्थों के उत्पादन संसार के कृषि उत्पादन क्षेत्र में अग्रण्य है। उदाहरण के लिए भारत संसार का सबसे अधिक गन्ना, जूट तथा चाय उत्पन्न करता है। चीन संसार का सबसे अधिक चावल तथा सोयाबीन उत्पन्न करता है तथा मलेशिया रबड़ उत्पादन में संसार में अग्रणी देश है। इसके अलावा एशिया में संसार के सबसे अधिक कृषि पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं। एशिया का पूर्वी तथा दक्षिणी भाग कृषि उत्पादन का लगभग 8% भाग उत्पन्न करता है। वैसे देखते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी, और ठीक है, और पूर्वी और दक्षिणी भाग। और इस कारण यहाँ की गर्म एवं आर्द्र जलवायु है जो पौधों के विकास के लिए श्रेष्ठ है। इस क्षेत्र की मानसूनी जलवायु पौधों के विकास के लिए उत्तम मानी जाती है। इस कारण यह क्षेत्र हरा भरा रहता है। सामान्य रूप से एशिया निम्न फसलों के उत्पादन में संसार में अग्रणी है, जैसा कि विश्व उत्पादन में इसकी स्थिति से स्पष्ट है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये उपज है, उत्पादन है, ये लाख मीट्रिक टन में है, और विश्व उत्पादन का प्रतिशत विश्व में, ठीक है, जूट जो है 33 लाख मीट्रिक टन जो है उत्पादन करता है, और विश्व की दृष्टि से देखें तो 97%। ठीक, रबड़ जो है 40 लाख मीट्रिक टन और 94
प्रतिशत। यहाँ पे चावल 4,540 और 92। अभी चाय जो है 23, फिर 90, खजूर जो है 12 और 90, मूंगफली जो है 159, ठीक है, 159 लाख मीट्रिक टन, और जो है 60% जो है प्रतिशत विश्व उत्पादन करता है। और तंबाकू जो है 36 लाख मीट्रिक टन में है उत्पादन, ठीक। जवार जो है 148, और कपास जो है 134, गन्ना जो है 6,168, ठीक, और जो गेहूं है 2,190 लाख मीट्रिक टन में, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एशिया की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, मेन क्रॉप ऑफ एशिया। अब देखिए इसमें है फूड क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप्स। जैसे एशिया के जो दो देखेंगे आप, एशिया की जो प्रमुख फसलें वो 2 तरह की हैं। अब वो एक है खाद्यान्न फसलें और दूसरी जो है व्यापारिक फसलें, ठीक। और इसमें देखिए फर्स्ट जो है हम पढ़ेंगे इसमें खाद्यान्न फसलें, यानी जो फूड के रूप में, यानी कि खाने के तौर पे हम देखते हैं, उसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए एशिया में फसलों का उत्पादन कृषि योग्य भूमि के 75% भाग पर किया जाता है। संसार में खाद्यान्नों के उत्पादन में लगी कुल कृषि भूमि का लगभग 50% अकेले एशिया महाद्वीप में है। एशिया संसार के कुल खाद्यान्न उत्पादन 25% भाग उत्पन्न करता है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन आदि प्रमुख है, ठीक है। ये प्रमुख फसलें, और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें जो हम खाते हैं, इसमें जो आपका कहने का मतलब है कि पूरा इसमें मेंशन कर दे, तो ऐसा नहीं है। जो प्रमुख है, ज़्यादातर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार। गेहूँ के बगैर ऐसे भी नहीं रह सकते, रोटी के बगैर, चावल के बगैर भी नहीं रह सकते, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ये मोटे मोटे तौर पे रख दिए यहाँ पे। और एशिया की अधिकांश जनसंख्या इन्हीं खाद्य पदार्थों पर निर्भर है। अब देखिए इसमें से हम देखिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे इसमें से चावल, और ये देखो ना, फिर चावल पढ़ेंगे, फिर गेहूं के बारे में जानेंगे, फिर ज्वार, बाजरा, मक्का, सबके बारे में 1 बाय 1 करके हम जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम जानने वाले हैं चावल के बारे में, कि देखिए चावल के लिए कितना तापमान चाहिए होता है, कितनी वर्षा चाहिए होती है धान उगाने के लिए। धान से तो चावल बनेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि चावल एशिया की मुख्य फसल है। यहाँ 40% मानवों का यह मुख्य भोज्य पदार्थ है। एशिया महाद्वीप में प्राचीन काल से चावल का उत्पादन हो रहा है, और आज भी संसार का 94% चावल एशिया महाद्वीप उत्पन्न करता है। अब देखिए उपज की दशाएं, जो ग्रोइंग कंडीशंस हैं वो देखेंगे, कि देखिए तापमान जो है कितना है। जो चावल जो है एक उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की फसल है। ये उत्पादन में ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक। धान बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। बढ़ते टाइम जो है समय होना चाहिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और पकते टाइम होना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता होना चाहिए कि चावल के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, गेहूं के लिए पता है ना, बरसात के टाइम में लगाते हैं उसको। अब देखिए इसमें 90 डिग्री से कम तापमान में चावल की कृषि नहीं हो सकती है। वार्षिक औसत 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक। अब देखिए आगे वर्षा कितनी होनी चाहिए। चावल के लिए तापमान से भी अधिक आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में जल की होती है। यह जल प्रिय पौधा है। आप कह सकते हैं कि ये है जल प्रिय पौधा। आप ना ये पी लग रहा है, आर है, पर राइस इज अ वाटर लविंग प्लांट, ठीक है। अतः इसी कृषि समतल धरातल पर मेड़े बनाकर उनमें जल भरकर की जाती है। धान का पौधा कम से कम 75 दिन तक, ठीक है, जल में डूबा रहना चाहिए, चाहे रहता है, ठीक है। साधारणतः इसकी कृषि 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले उन भागों में की जाती है जहां लगातार 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक। मैंने तो यहाँ हम तो देखते रहते हैं कि कैसे धान लगाया जाता है, क्या करते हैं, ठीक है। जो विलेज वाले एरिया में रह रहे होंगे उनको तो सब पता ही होगा, ठीक। आपको इसको लर्न करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपने एक बार देख लिया आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अब आगे देखिए मिट्टियाँ। चावल की कृषि के लिए चिकनी अथवा गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है,
ठीक, क्योंकि इसमें जल पर्याप्त समय तक टिका रहता है, क्योंकि इसमें केश नली जैसा पाया जाता है कुछ। अब देखिए इसमें एशिया में चावल का उत्पादन 2004 के मतलब हिसाब से है ये, ठीक, एशिया में। अब देखिए इसमें जो है देश है और उत्पादन जो है 1000 मीट्रिक में है ये, ठीक। तो अब इसे देख सकते हैं ना कि चीन में 1,38,927 मीट्रिक। अब देखिए भारत में कितना है, 1,14,002, ठीक। आप देख सकते हो वैसे ही इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, जापान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान और ये नेपाल और मलेशिया और श्रीलंका 2,456,000 मीट्रिक, ठीक है। तो आप देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा क्योंकि इसे एकदम सीक्वेंस में ही लिखा है, शायद इधर एक आध दो हो जाए, वरना इसको सही ढंग से लिखा हुआ है। आप थोड़ा घबराइए नहीं, क्योंकि हम इसके बारे में यहीं भी बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा लिखना नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए इसको हम ऐसे ही बता देंगे आपको कि थोड़ा जान लीजिए मोटा मोटा कि देखिए जो चीन है, चीन जो है एशिया का 35% और विश्व का जो है ये जो दिख रहा है आपको चीन, ठीक है, क्या है, चीन जो एशिया का 35% और विश्व का 30% चावल उत्पादन यानी उत्पन्न करने वाला देश है, ठीक। और चीन का जो दक्षिणी भाग जो है वो चावल उत्पादन करने में अग्रणी है, मतलब आगे है। और चावल उत्पन्न करने वाले जो क्षेत्र हैं वो है चीन में, आप देखिए चीन में, ठीक, और किसी में मत चले जाइएगा। उत्पन्न करने वाले जो हैं क्षेत्र वो कौन से हैं, दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश जैसे कि सिकियांग का डेल्टा, लाल बेसिन और आप देख सकते हैं यांगत्सियांग का जो है डेल्टा, ठीक, और भी इत्यादि हो सकते हैं etc। आप भारत में देख लीजिए, ठीक। अब भारत की बारी है, इसके आगे मत जाइए, भारत में दिमाग लगाइएगा और कहीं नहीं। आप इधर उधर मत देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने पहले चीन का बोला, अब मैं भारत का बता रही हूँ आपको कि जो विश्व का सबसे अधिक चावल का जो है दूसरा क्षेत्र भारत को ही मानते हैं, लेकिन प्रति हेक्टेयर पैदावार कम होने के कारण यहाँ चावल का उत्पादन कम है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है कम है हमारे यहाँ। तो चावल उत्पन्न करने वाले जो मुख्य क्षेत्र हैं पश्चिमी बंगाल है, क्योंकि पता है ना बहुत चावल खाते हैं बंगाल लोग। तटीय डेल्टाई प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं पहाड़ी प्रदेश, हिमालय प्रदेश और केरल और बिहार तथा उत्तरी मैदान। मेरे घर में भी कोई आ गया है तो इसलिए मैं छत पे आ गई हूँ, तो थोड़ा डिस्टर्ब मत होइएगा। अब देखिए इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं, ज़्यादा हो जाएगा डीप में। आप जापान का देख सकते हैं, तो जापान में देखिएगा आप कि यहाँ पे, ठीक, आप इसका थोड़ा देखिए कि जापान में जो है विश्व का जो चावल उत्पादन देश जो है जापान का स्थान जो है तीसरा है, ठीक है। हमने जो है इसको पता है इसके आधार पे रखा है, वरना अगर देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर पाकिस्तान, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, थाईलैंड, ऐसे रखना चाहिए था, ठीक। देखिए पहले अगर आपको उसको देश के हिसाब से रखना है तो देखिए जैसे कि चीन, भारत, जापान, फिर आप उसके बाद रख सकते हैं पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ठीक। तो इसलिए मैं जापान का बता रही हूँ कि जो है तृतीय स्थान है चावल उत्पादन में। यहाँ पर चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है विश्व में सबसे अधिक है। चावल उत्पन्न करने वाले जो है मुख्य क्षेत्र यहाँ पे हांशु द्वीप का जो है शिनचोशी क्षेत्र, और मध्य पर्वतीय प्रदेशों में जो है पूर्वी डेल्टाई प्रदेश, और होक्काइडो में देखेंगे तो द्वीप का जो है दक्षिणी भाग, ठीक। और तथा वो भी देख सकते हैं आप जो शिकोकू है एवं और क्यूशू द्वीप, ठीक। आपने सुना होगा, नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए, थोड़ा अटपटा है, अजीबो गरीब नाम है कि नहीं। अब देखिए आगे पाकिस्तान में देख लेते हैं, ये रहा पाकिस्तान आपका, ठीक। तो देखिए पाकिस्तान में जो चावल उत्पादन क्षेत्र जो है सिंधु डेल्टा तथा चेस द्वाब है, इस क्षेत्र में जो सिंचाई द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। आगे आप देखिए इंडोनेशिया, अब है इंडोनेशिया की बात, ठीक। इंडोनेशिया में आप देख सकते हैं कि हिंद एशिया की कृषि भूमि के लगभग जैसे 50% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। यहाँ पर जो चावल का उत्पादन जो है जावा, मदुरा ऐसे कुछ करके है, सुमात्रा है, सेलीबीज है, और ये यहाँ पे किया जाता है, ठीक। अब आगे आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, इंडोनेशिया के नीचे है
बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आप देख पता है ना कि आपको ऊपर से आते हुए बांग्लादेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र जो है नदी जा रही है वहाँ से, तो उसी के ही डेल्टाई भागों में किया जाता है। और फिर दक्षिणी बांग्लादेश में जो है चावल की कृषि जो है निचली घाटी और डेल्टाई भागों में किया जाता है। अब आगे आप देख सकते हैं थाईलैंड, ये रहा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड देखेंगे, थाईलैंड की जो मुख्य उपज है चावल है, वहाँ की जो ज़्यादातर चावल ही उगाए जाते हैं और तथा यहाँ की कुल कृषि भूमि के लगभग 85% जो है भाग पर यहाँ बोया जाता है। 85% भाग पर, ठीक। 50% भाग पे कहाँ था? इंडोनेशिया में था। ठीक, और मिनास नदी के डेल्टा तथा घाटी में जो चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गेहूं के बारे में, तो बने रहिएगा। ठीक है।